अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे ऑडियोलॉजी के ऊपर और इसी तरह स्पीच थेरेपी के ऊपर। हमारे पास एक पेशेंट भी मौजूद हैं जिनको ये इशू है और हमारे पास एक ऑडियोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह हमें वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके दिखाएंगे और इसके साथ साथ हमें गाइड भी करेंगे ये इंस्ट्रूमेंट कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और किन लोगों को ये यूज़ हो सकते हैं। मेरा नाम सैयद मतीन सईद है। मैं हेयरिंग केयर सेंटर के सेटअप को पिछले तकरीबन कोई 22-23 साल से रन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ऑडियोलॉजिकल इक्विपमेंट और हेयरिंग एड फिटिंग, ईयर मोड फैब्रिकेशन और उसकी रिपेयरिंग वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। पैदाइशी लॉस होते हैं आमतौर पे बच्चों में, और बुज़ुर्गों में एज फैक्टर की वजह से उनके सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, क्योंकि उम्र के साथ उनके कान कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी समात कमज़ोर होती है। सर, बच्चों में मतलब रिकवरी के चांस कितने हो सकते हैं? बच्चों में डिपेंड करता है कि उनका हेयरिंग टेस्ट रिपोर्ट कैसी है। बाज़ बच्चों के हेयरिंग लॉस जो है वो ज़रा कम होता है, जिसको हम मॉडरेट हेयरिंग लॉस कहते हैं। उसमें तो 100% रिकवरी रेशियो है। और बाज़ बच्चों में सीवियर हेयरिंग लॉस होता है, उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, स्पीच थेरेपी करवानी पड़ती है बच्चों को हेयरिंग एड फिटिंग के बाद, और उसमें भी बच्चों की काफ़ी बेहतर स्पीच डेवलप हो जाती है। उसके बाद फिर प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस होता है, जिसमें आमतौर पे बच्चों को सुपर पावर टाइप के हेयरिंग एड फिट होते हैं, और उसमें भी स्पीच थेरेपी करवानी पड़ती है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। स्पीच थेरेपी करवानी पड़ती है, फिर जाके रिज़ल्ट मिलते हैं, और वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। सर, जैसा कि सीपी एक वो है पेशेंट है, तो उसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशंस मिलकर ट्रीटमेंट करते हैं जी, इसी तरह जो स्पीच और आपकी जो डिपार्टमेंट है आपस में इंटरलिंक है? जी बिल्कुल इंटरलिंक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हेयरिंग एड आप लगा लें और बच्चों की स्पीच थेरेपी ना करवाएं तो उनकी स्पीच कभी डेवलप हो ही नहीं सकती। बच्चे सुनना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बोलने की उनको क्योंकि आदत नहीं होती, तो इसलिए स्पीच थेरेपी की उनको अशद ज़रूरत होती है। तो स्पीच थेरेपी ज़रूर करवानी चाहिए हेयरिंग एड फिटिंग के बाद। यहाँ पे ABR टेस्ट करते हैं, जो बच्चे प्योर टोन ऑडियोमेट्री जिनकी परफॉर्म नहीं हो सकती, उनकी यहाँ पे हेयरिंग एवेल्यूएशन होती है, ताकि पता चल सके कि उनका हेयरिंग लॉस कितना है। थ्रू स्लीपिंग मतलब या बच्चों को सुला के तो वो टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। अभी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हमारे पास जो एक पेशेंट मौजूद हैं उनको इंस्ट्रूमेंट लगा के हमें दिखाएंगे और उसका इस्तेमाल बताएंगे। इसके लिए पेशेंट का जो पहले एक साइज़ लिया जाता है एयर का, और उसके बाद लेबॉर्ट्री में मतलब जो आला है उसको मतलब बनाने के लिए भेज दिया जाता है। तो प्रॉपर फिटिंग के बाद फिर इसके टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद ये इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। ये मसला सिर्फ़ बच्चों में नहीं होता, ये एज के बढ़ने के साथ साथ मतलब समात का बहुत ज़्यादा मतलब ये कह लें कि नुकसान होता है। और आजकल जैसा कि शोर की आलूदगी है और बहुत ज़्यादा लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं म्यूज़िक के लिए, उसकी वजह से, या एक और वजह है जिसकी वजह से समात को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसमें ये होता है कि वो ख़ुद अपने जो एयर्स हैं उसको मतलब साफ़ करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा वो नुकसान कर बैठते हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए। कि कानों की सफाई वो खुद करें या किसी हकीम के पास या डॉक्टर के पास चले जाएं, तो उसका बेहतरीन तरीक़ाकार क्या हो सकता है? देखें, एक तो किसी नीम हकीम के पास मरीज़ को कानों की सफाई के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो सत्यानाश कर देते हैं, डिफरेंट किस्म के उसके अंदर केमिकल डाल के कान के पर्दे तक भी फट सकते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आपके कान में कोई मसला है तो आप फौरी तौर पे ENT स्पेशलिस्ट को रिव्यू करें, जो कि नाक कान गले का डॉक्टर होता है। अगर कोई कान के अंदर वैक्स वगैरह है या मैल वगैरह है तो वो प्रॉपर मशीनों के साथ दवाई डाल के तो फिर उसकी सफाई करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक तरीका है। किसी ऐसे नीम हकीम के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अक्सर मतलब वो यूज़ कर रहे होते हैं एयरबड, कॉटन बड वगैरह या ईयरबड यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उससे कान का पर्दा फटने का ख़दशा होता है। तो इससे एहतियात करनी चाहिए, इस चीज़ों को बिल्कुल भी कतन इस्तेमाल नहीं करना। दफ़ा टिक 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 की आवाज़ आती है, फिर ऑन हो जाता है। आवाज़ आई, क्या नाम है? नाम अब्बा जी आवाज़ दें ज़रा।
अब आहिस्ता आहिस्ता रिकॉग्नाइज होगी। जी जी। अभी बच्चों को डायरेक्शन का भी पता नहीं चलता कि कहाँ से बोल रहे हैं कहाँ से नहीं बोल रहे, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। 2 नंबर भी रखने हैं आपने, 1 महीना 2 नंबर पे आपने रखना है, चलाना है इसे। अगर आप समझें कि रिस्पांस ठीक है तो इसी पे रखना है। अगर आप समझें कि रिस्पांस ज़रा कम है, इतनी तवज्जो नहीं देती, तो फिर इसे 2 और 3 के दरमियान करना है, ठीक है। अच्छा, पहले रिस्पॉन्स कर दी सी बोलने नाल? जिस तरह हम बोल रही है इस तरह ही बोलती थी। नहीं पहले तुसी जो बुलाते सी तो रिस्पॉन्स कर दी सी? अगर आमने सामने मुतवज्जो है अच्छा, फिर तो गल कर दी है, जवाब भी देगी। लेकिन पिछू जिम्मे आवाज़ तुसी मारी बैक साइड तो देवांगे फिर नहीं। मतलब फायदा है माशाल्लाह। नहीं और होएगा। अगर कोई तेज स्पीकर वगैरह की आवाज़ है या हार्न वगैरह की आवाज़ है वो सुनाई देती सी। चलो माशाल्लाह। ईमान, हाँ देखो ना, आओ ईमान चले। बिल्कुल ठीक आएगी आवाज़ इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो पहले क्या सी कि एस रिपोर्ट के मुताबिक इन्हों 100% फायदा होएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है। साले का कितने अरसे बाद तकरीबन रिजल्ट आ जाएगा? अगर यदि अल्लाह को पता है। उतरन की मुद्दत ही होएगी। नहीं उतर सकते आगे, डॉक्टर ने ना को चेकअप करवाया तो वो कह रहे थे फिर चेकअप करा लेना। हाँ हाँ